हेलो भैया बहनों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं बताऊंगा अबाउट लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भैया बहनों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। देयर आर 3 लॉ ऑफ मोशन। आपको न्यूटन के गति के 3 नियम मैंने बताए थे। उसमें एक शब्द आया था जड़त्व, इनर्शिया। वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि अवस्था परिवर्तन का जो विरोध होता है, जो हम लोग किसी बॉडी में मूवमेंट या उसकी स्टैटिक कंडीशन का जो हम लोग अपोज देखते हैं, दैट इज नोन एज द इनर्शिया। तो आप क्लास 9th में जितने भी एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं न्यूटन के प्रथम नियम के, द्वितीय नियम के, तृतीय नियम के, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के, उसको आप नोट करके एग्जाम्पल अपने पास हेडिंग बाई हेडिंग नोट कर लीजिए। कि जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, अचानक से गाड़ी चलती है तो क्या होता है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। या गाड़ी चल रही है, अचानक वो ब्रेक मारता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसे प्रोसेसेस होते हैं। बंदूक से गोली चलाते हैं तो किसी कांच के शीशे पे जब पड़ता है कांच से, तो वो उसको निकाल के लेके चला जाता है, लेकिन अगर हम हथौड़े से मारते हैं तो पूरा कांच चिपक जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको 9th की क्लास में मिले थे, तो उनको यू हैव टू राइट डाउन। आप उसको केवल लिख लीजिएगा। संवेग के बारे में भी आपको क्लास 9 में थोड़ा बहुत बताया गया था, तो आज मैं थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ूंगा। देखिए, संवेग क्या मतलब क्या है। रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। बॉडी का मास होता है, ये आपको पता है। बॉडी अगर मूवमेंट में हो या स्टैटिक कंडीशन में हो, टाइम के साथ अगर उसकी अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रही है। बॉडी का मास और उसकी जो वेलोसिटी है, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम। क्लियर हुआ? किसी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे रेखीय संवेग। अब वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, होनी भी चाहिए। ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? मास किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम का मतलब m, मीटर का मतलब l, समय का मतलब t, तो ऊपर जाएगा तो t-1। तो ये हो गया इसकी डायमेंशन। विमा हो गई ml t-1। भैया बहनों, मैंने आपको फोर्स की परिभाषा बताई थी। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसमें आपका जो यूनिट होगा ml-t-2। और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक छोटी सी चीज थी रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। तो मैंने बताया कि बॉडी का मास और वेलोसिटी जो होती है उसकी, उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वही होता है उसका लीनियर मोमेंटम। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा परिभाषा। अब इसमें आप कुछ केस भी देख सकते हो। अगर दो बॉडी है, दोनों का मान लीजिए, अभी मैं ऐसे लेके चल रहा हूं m2 गुणे v2, अभी मैंने ऐसे लिया। मान लीजिए केस नंबर 1, अगर दोनों बॉडी का मास आपस में इक्वल हो जाए तो क्या होगा? P1 इज इक्वल टू m टाइम्स V1 और P2 इज इक्वल टू m टाइम्स V2। तो P1 बटा P2 क्या होगा? V1 बटा V2। इसका मतलब P1 किस पर डिपेंड कर रहा है? V1 पे। या आप इसको ऐसे ना समझिए, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V1 पर। चूंकि V1 इज ग्रेटर देन V2 अगर हम ये मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? P1 इज ग्रेटर देन P2। अगर दो बॉडी का मास आपस में इक्वल है तो जिस बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी उस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए कि इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 तो इसका मतलब क्या होगा? P1 ग्रेटर देन P2। क्लियर हुआ? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये एग्जांपल में कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो अब दूसरी केस अगर हम मान लेते हैं, सेकंड केस में हम ये मान लें, अगर दोनों बॉडी का, केस नंबर 2, ये देख मैंने केस लिया 1, केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अगर मैं मान लेता हूं कि दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम है, V1 इज इक्वल टू V2, समान वेग से अगर दो बॉडी मूव कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू m1v और P2 इज इक्वल टू m2v। तो यहां से P1 बटा
P2 m1 बटा m2। यदि m1 इज ग्रेटर देन m2, यदि पहली बॉडी दूसरे बॉडी से भारी है तो इसका मतलब संवेग पहले वाले का दूसरे वाले से ज्यादा हो जाएगा। यहां पे क्या था, सेम मास बॉडी है तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका संवेग ज्यादा होगा। यहां पे क्या है, सेम स्पीड से दो गाड़ी चल रही है तो जिसका वेट ज्यादा है वो क्या करेगा, उसका संवेग ज्यादा हो जाएगा। अब हम दूसरा केस लेंगे कि अगर दोनों बॉडी का संवेग सेम हो जाए, मोमेंटम सेम हो जाता है, तब क्या होगा। थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, इफ P1 इज इक्वल टू P2, तो देखिए यहां से क्या आएगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इसका क्या मतलब हुआ, M1 अपान M2 इज इक्वल टू V2 अपान V1। बिल्कुल अपोजिट हो गया एक तरह से, M इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान V। जिस बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी उस बॉडी का मास कम होगा। जैसे ट्रक और एक कार, एक भारी एक हल्की है, ट्रक और कार अगर आपस में जा रहे हैं, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो कार वाले की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका मास कम होगा। सीधी सी बात है, कार और ट्रक जाती है तो देखिए सबसे स्पीड में कार निकलती है ना। अगर मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब भारी जो भी बॉडी होगी, भारी वस्तु का वेग कम होगा, जबकि हल्की वस्तु का वेग ज्यादा होगा। मतलब जो जिस बॉडी का मास बहुत लाइट है उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जिसका मास जो है बहुत हैवी है उसकी स्पीड डाउन होगा। तो ये मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कहीं कहा जाता है कि छत से अगर हम एक टाइम पे एक पत्थर गिरा दें और एक कागज का टुकड़ा गिराए तो कौन पहले जाएगा, मास जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वो कुछ कंडीशन बनती है। अच्छा, अब देखिए एक चीज और, रेखीय संवेग परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका क्या मतलब है, अगर कोई बॉडी है उसका अगर हम मास मान लीजिए सेम है m टाइम्स v1, कोई बॉडी है उसका एक टाइम पर t1 टाइम पर मोमेंटम जो है p1 इक्वल टू mv1 और दूसरे टाइम t2 पर उसका मोमेंटम चेंज होकर t2 टाइम पर उसका मोमेंटम हो जाता है p2 इक्वल टू mv2। तो इसका मतलब मोमेंटम में चेंज कितना है, p1 माइनस p2 m टाइम्स v1 माइनस v2। क्लियर हुआ। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं p2 माइनस p1 इज इक्वल टू m टाइम्स v2 माइनस v1। क्या हम लोग ये करते हैं ना, दूसरे में पहले को घटाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा v। ये कब हो रहा है, जब टाइमिंग क्या हो रही है t2 माइनस t1। इसका मतलब अगर हम इसको समय से डिवाइड कर दें, डेल्टा p को हम डेल्टा t से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा m टाइम्स डेल्टा v अपान डेल्टा t हो जाएगा। अब ये क्या है, डेल्टा v अपान डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, ये एक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है का मतलब हो गया m इंटू a। इसका मतलब डेल्टा p अपान डेल्टा t इज इक्वल टू आ गया m इंटू a। अब m इंटू a क्या होता है, m इंटू a की वैल्यू होती है फोर्स। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इज इक्वल टू हो गया, बॉडी में अप्लाइड फोर्स। अगर कोई बॉडी है जिसका t1 टाइम पर मोमेंटम p1 है और थोड़ी देर बाद उसका मोमेंटम बदल के p2 हो गया, तो जो समय के साथ उसकी मोमेंटम में जो चेंजेस आए हैं वो ठीक उतना ही होगा जितना कि बॉडी पे फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। न्यूटन की गति विषय द्वितीय नियम कहता क्या है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे फोर्स कहीं बात वो नहीं हो रही थी, लेकिन आया अंत में आपको फोर्स की ही वैल्यू।
ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फर्स्ट लॉ जो आप लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, उसी के ये आगे का ही केस था, इसलिए ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो गया। मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। इसके बाद एक शब्द आता है इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं आवेग। जैसे कोई बॉडी है, कोई बॉडी हमारे पास है, अगर हमने उसको हिट किया तो कितने टाइम के लिए हमने हिट किया, जितना हमने फोर्स अप्लाइड किया और उस वक्त जब वो अप्लाइड फोर्स था उसका जो कांटेक्ट हुआ उसका जो टाइम है, दैट टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स। फोर्स में उस समय को हम गुणा कर देंगे तो वो कहलाता है इम्पल्स। आई इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इम्पल्स का मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम जो भी कांटेक्ट में आपके रहा है। अब इसको देखो, अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, एफ की जगह एम इंटू ए लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी। एम गुणे आई, ए क्या है, वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंजेस है, गुणे डेल्टा टी। डेल्टा टी को डेल्टा टी से क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, एम गुणे डेल्टा वी। और एम गुणे डेल्टा वी अभी हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा पी। तो ये जो इम्पल्स है, आवेग है, आवेग बल के पदों में परिभाषा होती है, लेकिन उसका जो वैल्यू आती है वो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, रेट ऑफ चेंज नहीं, केवल चेंज इन मोमेंटम। संवेग में जो परिवर्तन आ रहा है, बॉडी का जो आवेग होता है, दोनों सेम होता है। अब इसका देखिए, इम्पल्स का अगर यूनिट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, न्यूटन गुणे सेकेंड। और इसका लिखते हो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चीज आपकी ये दूसरे पदों में आई, दूसरे पद में, लेकिन दोनों का जो ओवरऑल मतलब है वो आई इज इक्वल टू डेल्टा पी आ रहा है। तो अगर आप इसका वो लिखना चाहें विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र भी आप लिख सकते हो। आई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू टी। टी खत्म हो जाएगा तो आएगा एम एल टी माइनस वन। और यही आपका संवेग का भी जो है डायमेंशन होता है। तो भैया बहनों, इस प्रकार से आज आपको मैंने मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में बताया है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।